Jai Shri Ram, Har Har Mahadev sabhi ko. How are you all guys? I hope you are all well. So in this video I am going to discuss BA second semester English जो लिटरेचर का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। उसमें हम एलिजी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका पहले प्रोनाउंसिएशन काफ़ी लोग गलत बोलते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एलिजी है और कुछ मत पढ़ देना ना। सो एलिजी इज़ बेसिकली द फॉर्म ऑफ पोइट्री वेयर इट इज़ रिटन और यू कैन से ऑन ओवर समवंस डेथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी आपके नियरर एंड डियरर वन का या फिर आप किसी ह्यूमैनिटी जनरल पर्सपेक्टिव से भी अगर एलिजी लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप डेथ पे सोरो अपना अपनी ग्रीफ प्रकट करने के लिए, आप अपना दुख प्रकट करने के लिए ये चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है। सो यू कैन से इन शॉर्ट द पोएम ऑफ लेमेंटेशन है ना। इसकी भी ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड है बेसिकली। ये जो एलजी देख रहे हो वो भी ग्रीक से ही आया, यानी मैक्स टू मैक्स आप देखोगे ग्रीक में ही मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी। इसीलिए मैंने ग्रीक को लिखा है कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जो एलिजिया, ठीक है, रिटन इन एलिजिक मीटर। ये जो है एलिजिया इस वर्ड से जो है डिराइव हुआ है और रिटन का किस में लिखा जाता है, किस पैटर्न में लिखा जाता है, वो एलिजिक मीटर में। तो इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, जब ग्रीक और रोमन लिटरेचर में क्या माना जाता था, जो भी एलिजी है, कोई भी ऐसी पोएम जो कि एलिजिक मीटर में लिखी जा रही है उसको हम लोग मतलब बोलेंगे एलिजी। और इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे ना, मीटर को हम डिस्कस, जैसे हम लोग आयम्बिक पेंटामीटर पढ़े थे, तो एलिजिक मीटर क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट दिखते हैं, फिर बाद में हम समझेंगे। इरेगुलर हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर, हेक्सा यानी कि 6, पेंटा यानी कि 5। तो अगर 6 है इसमें तो आपका कितने सिलेबल होंगे, 10 सिलेबल्स होगा। पेंटा में 10 सिलेबल होता है। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। पेंटामीटर में 10 सिलेबल होती है और इसमें हेक्सा में आपके 12 सिलेबल्स होंगे ना। पेंटामीटर में 10 सिलेबल, इसमें 12 सिलेबल होता है। ओके, ठीक है। एलजी में बेसिकली जो एलजी लिखी जाती है वो वैसे बहुत वेरियस इसके टाइप्स भी है ना, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एलजी बहुत मैक्स टू मैक्स देखा जाता है कि लॉन्ग एलजी होती है। जो एलजी शॉर्ट होती है उसका नाम डर्ज होता है। डर्ज को हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ हम एलजी पे फोकस करते हैं। अपना बेस बनाइए, क्योंकि बेस ही आपका एमसीक्यू में हेल्प करेगा। इतना कुछ ओवर इतना देखने का, पूरा बुक रीड कर रहे हो उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज ग्रेजुएशन की बुक्स ऐसी होती हैं कि ये एक बुक से काम चलने वाला है ही नहीं। सो इससे बेटर है कि अपने दिमाग में फिट करके रखो, ऑप्शन सूटेबल करके आप टिक मार सकते हो। ठीक है, तो एलजी तो हम समझ लिए कि ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री की जब हम किसी के डेथ पे लिखते हैं या एक जनरल ह्यूमैनिटी के लिए लिखते हैं या फिर कोई नियरर एंड डियरर वर्ग की डेथ के लिए, जो हम सौरो बहुत दुखी हो जाते हैं उसको प्रकट करने के लिए हम एलजी लिखते हैं। एलजी जो है एलिजिया वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड है ये, और रिटन इन एलिजिक मीटर। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए एलिजी बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। कई एलिजी 3-3, 4-4 बुक में है और कुछ एक ही बुक में है, तो आप उसकी लेंथ जो है मैक्स टू मैक्स बोलेंगे कि बहुत लंबी एलिजीज लिखी जाती हैं। ठीक है, और एलिजी में लिखते टाइम 3 स्टेजेस को सारे राइटर्स, ऑथर्स फॉलो करते हैं। सारे राइटर्स क्या स्टेजेस फॉलो करते हैं यहाँ पे देखिए। स्टेज 1 यानी कि ग्रीफ, स्टेज 2 प्रेज ऑफ डेथ, स्टेज 3 कंसोलेशन। यही 3 स्टेजेस आप हर एलिजी में देखोगे। दैट इज़ वाई एलिजी इतनी बड़ी होती है। देखिए, पहले स्टेज में ग्रीफ यानी शोक प्रकट करें, हम दुख प्रकट करें, हम लिख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वी आर वेरी सैड। ठीक है, तो पहले जो शुरुआत की जो स्टेजेस होती हैं, शुरुआत की जो लाइन्स होती हैं एलिजी में, मैक्स टू मैक्स वहाँ पे मैक्स टू मैक्स क्या होता ही है, पता नहीं क्यों मैं मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आई एम सॉरी इफ़ इट इज़ इरिटेटिंग यू। ओके, अब नहीं बोलूँगी। देखिए, ग्रीफ में यानी शुरुआती लाइनों में, शुरुआती के कुछ स्टैंजा नहीं, पैराज वगैरह में ग्रीफ यानी शोक प्रकट होता है। ऑथर जो राइटर्स लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, वो क्योंकि वो किसी के डेथ पे ही लिखते हैं, तो वो पूरी तरीके से अपना सौरो व्यक्त करते हैं। स्टेज 2 आता है प्रेज ऑफ डेथ। जैसे अब जिंदा रहते हैं आप तो आपकी कोई तारीफ़ नहीं करता ना, आप तब सबसे बुरे इंसान हैं,
और जैसे ही आप मर जाएंगे फिर सारी अच्छाई आपकी दिखने लगेगी लोगों का। एंड दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ कि जब तक हम रहते हैं तब तक हमारी जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको खोज के निकाला जाता है, ये इतनी बुरी है, ऐसी है, वैसी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नहीं रहते हो तो सारे के सारे लोग बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी थी, ये अच्छी तो थी, है ना, नहीं भाई बहुत अच्छे स्वभाव की थी, किसी के साथ बुरा नहीं करती थी, दैट मीन्स पूरी मेरी खूबियाँ एक साथ आ जा रही हैं ठीक है। या आप देखे भी होंगे, फील भी किए होंगे लाइफ में। तो यहाँ पे भी प्रेज ऑफ डेथ, जिस पर्सन की डेथ हुई है हम उसको प्रेज करते हैं कि वो कितना अच्छा आदमी था, है ना। मतलब मरने वाला ऊपर से सोच रहा है कि इतना अच्छा आदमी था मैं, अच्छा मुझे तो खुद ही नहीं पता, आज इतनी तारीफ़ें हो रही है मेरी भाई साहब ठीक है। स्टेज 2 है। स्टेज 3 में हम कंसोल करते हैं। स्टेज 3 में फ़िलोसफिकल बातें करते हैं। फ़िलोसफिकल यानी कि लाइफ एंड डेथ के बारे में, कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु तो होना ही होना है। जैसे कंसोल कैसे करोगे आप, पहले आप बहुत दुखी हैं, जैसे आप देखे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी ऐसे घर में गए हैं जिसमें किसी पर्सन का डेथ हुआ है, राइट, तो पहले आप आदमी लोगों के उनको थोड़ा गौर करिएगा। जो भी आते हैं रिलेटिव सारे मिलते हैं, स्पेशली जेंट्स पर्सन, वो सारे लोग आते हैं, बहुत शुरू में बहुत शांति रहती है, चुपचाप रहते हैं, सब शोक व्यक्त करते हैं ना कुछ टाइम तक। उसके बाद वो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं कि कितना अच्छा इंसान था, मेरी इतनी मदद किया, भाई साहब बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है हमको ये देख के, अभी तो मिले थे, कल ही परसों तो मिले थे, सोचे नहीं थे ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो प्रेज ऑफ डेथ, आप उस पर्सन को प्रेज करें। अब वो जेंट्स लोग क्या करेंगे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दें। तीसरे में अपनी बातों को एंडिंग कैसे करेंगे मालूम है, यही क्या कि यार जो आया है उसको तो एक न एक दिन जाना ही है। वो कंसोल कर रहे हैं खुद को, उनको पता है कि लाइफ की रियलिटी, ये फिलॉसफी हुई कि नहीं, लाइफ एंड डेथ इज़ अ फिलॉसफी कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अजर अमर नहीं है, यानी आप आए हो तो आप जाओगे ही जाओगे। तो जब भी हम कोई इंसिडेंट देखते हैं तो यही कहते हैं ना कि कोई कहता है संजोग था, कोई कहता है कि होने को कौन टाल सकता है, एक न एक दिन तो सबको बनना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंसोलेशन के तौर पर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब जो आया है उसको तो एक न एक दिन जाना ही है, इनका टाइम पहले आ गया, इनका टाइम बाद में आया, किसी को पूछ नहीं रहे भगवान, किसी को जल्दी पूछ लिए भगवान, समझ में आया ना। तो लास्ट की लाइन्स इसमें कंसोलेशन की होती हैं और एंडिंग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होती है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो हमेशा गलत एग्जाम में टिक मार के आते हैं कि पेसिमिस्ट थिंकिंग होती है, क्योंकि उनको लगता है कि सॉरो है, डेथ है, तो पेसिमिस्ट पे टिक लगाते। नहीं, एंडिंग लाइन में मैंने बोला फिलोसफिकल है, एंडिंग लाइन में मैंने बोला कि कंसोल कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं कि डेथ इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि आपको करना क्या है। आप ऑप्टिमिस्टिक लगाओ कि अंत में आप बोल के उस चीज़ से उभर रहे हो और ऑप्टिमिस्ट हो जा रहे हो। शुरू में आप पेसिमिस्ट का थोड़ा सिम्टम्स देते हो सेकंड स्टेज तक, और थर्ड स्टेज में क्या देते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो रियलिटी को कि मौत तो एक ना एक दिन आनी ही आनी है। अच्छा, एक शायरी मुझे इसी पे याद आ गया, दर्द दिल में छिपाए रखा हमने माहौल बनाए रखा, मौत आई थी कई दिन पहले उसको बातों में लगाए रखा। ये बहुत ज़्यादा पुरानी शायरी है और मैं बीच बीच में क्या ही बोलूँ, मैं रोक नहीं पाती खुद को शायरी बोलने से। ओके, सो ये हो गया हमारा। तो हम हमेशा लगेंगे कि एंडिंग इज़ ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक इन एलजी। अच्छा चलिए अब डिस्कस करते हैं मीटर को। ओके चलिए देखिए, एलजीक मीटर बेसिकली जैसे हमने आयम्बिक पेंटामीटर को देखा था, तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये जो पैटर्न है उसको आयम बोलते थे और 5 आते थे इसमें, ठीक है। 5 फुट टुगेदर आप लोग बोल सकते हो फीट, ठीक है, यानी 5 फीट होती थी जिसको 10 सिलेबल कहते थे, और इस पूरे को टोटली मिला के आयम्बिक पेंटामीटर कहते थे। मीटर तो सेम ही है, एलजीक मीटर कैसे हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। वहाँ पे क्या था, अनस्ट्रेस स्ट्रेस था, यहाँ हेक्सामीटर और पेंटामीटर आ रहा है, यानी 6 फीट और पेंटामीटर का 5 फीट, तो 12 सिलेबल्स और 10 सिलेबल्स। तो यानी इसमें कैसे होगा, हेक्सामीटर पेंटामीटर, हेक्सामीटर पेंटामीटर, हेक्सा पेंटा ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया? ओके, इसको देखिए, आपको हेक्सामीटर और पेंटामीटर याद रखिएगा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इससे पूछ दिया तब तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके 4 ऑप्शंस में से कोई ना कोई सूटेबल ऑप्शन लग जाएगा अगर आपको ये पता होगी
कि हेक्सामीटर पहले आता है। और कुछ लोग को ये भी कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश में जब वो पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस फॉलोज बाय अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस फॉलो बाय स्ट्रेस, इन दोनों में डिफरेंस है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, उल्टा मत लगा के आइएगा। पता होता है काफ़ी लोगों को, फिर भी वो गलत ही मार कर आते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है या वो रीड नहीं करते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मैं समझ सकती हूँ आपका। अब देखिए टाइप्स ऑफ एलिजी, बहुत ये पूछा भी जाता है ना, और डर्ज और एलिजी के बीच में मैक्स टू मैक्स आप डिफरेंस, आई एम सो सॉरी, आई हैव रिपीटेड मैक्स टू मैक्स, आई एम सो सॉरी, पूछा भी जाता है ना, डर्ज काफ़ी टाइम पूछा जाता है। सो इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग टू डर्ज इन दिस वीडियो, सो अभी देखिए टाइप्स क्या होते हैं। एलिजी के टाइप्स हैं पर्सनल एलिजी, इम्पर्सनल एलिजी एंड पेस्टोरल एलिजी। पर्सनल इम्पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही काम है। पेस्टोरल, आई एम सो सॉरी, पर्सनल एलिजी में आप अपने नियरर एंड डियरर वन के डेथ के ऊपर वो लिखते हो। जैसे कि आपका कोई करीबी दोस्त की डेथ हो गई है तो आप उस पर अगर एलिजी लिख रहे हो तो वो किस कंडीशन में आएगा, ठीक है, वो आएगा पर्सनल एलिजी में, जहां आप किसी अपने के डेथ के लिए लिख रहे हो, वो चीज़ अपने दुख को व्यक्त करने के लिए राइटिंग कर रहे हो। जैसे होते हैं ना हम बहुत, देखिए पोइट्री, अच्छी शायरी तो तभी आती है जब आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आप बहुत ज़्यादा सैड हो, तो जितना सैड हो गए आप उतनी अच्छी पोइट्री आएगी, या जितने अच्छा धोखा खाए रहोगे दोस्ती में या कहीं भी, उतनी अच्छी पोइट्री लिखोगे आप, उतनी अच्छी कहानियाँ लिखोगे, और शायरी तो फिर बाप रे बाप कमाल ही लिखोगे। समझ में आया? तो वो एक्चुअल में आई हैव सीन दिस, तो मुझे पता है। देखिए पर्सनल एलिजी आपको समझ में आ गया होगा ना। पर्सनल एलिजी यानी जब आपका कोई आपका जान पहचान वाला, बेसिकली जब किसी की डेथ होती है तो आप उसको लिखोगे, तो ये पर्सनल एलिजी। इम्पर्सनल एलिजी जब आप एक तरीके से इन ह्यूमन जनरल टर्म्स में लिख रहे हो, जैसे कि आपने किसी को डिस्कस नहीं किया, आपने नहीं देखा कि किसी की डेथ हुई है, लेकिन आप जानते हो कि डेथ इज़ यूनिवर्सल थिंग, तो जब आप लिख रहे हो उसे तो आप वही सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और आप जनरल कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं कि किसी की भी डेथ होती है तो कितना बुरा होता है, उसके पीछे जो छूट जाते हैं उनको कितनी तकलीफ़ें महसूस होती है, जाने वाला तो चला गया, पीछे जो है बहुत गम छोड़ के जाता है, उनके फैमिली वाले कितने एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद कितनी लाइफ में खालीपन, सूनापन होता है, और लास्ट में वो भी एंडिंग करते हैं इसी कंक्लूजन के साथ कि डेथ इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना, नोबडी कैन चेंज इट, बिकॉज हमको भी पता है हम भी एक ना एक दिन जाएंगे ही जाएंगे। समझ में आया ना? तो इम्पर्सनल। अब पेस्टोरल थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी भी, समझिएगा भी, क्योंकि पेस्टोरल बहुत बार आता है एग्जाम्पल, मैंने इसीलिए सबसे ज़्यादा पेस्टोरल ही लिखा है ना। देखिए एलिजी रिटन इन ग्रीक, पहले ये भी जो है सबसे पहली एलिजी क्वेश्चन में भी आएगा। देखिए एलिजी तो है ही ग्रीक से ही आई हुई है, लेकिन सबसे पहली एलिजी जो ग्रीक में लिखी गई थी वो पेस्टोरल एलिजी थी। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिए। देखिए इसमें बेसिकली पेस्टोर का लैटिन वर्ड है पेस्टोर, जिसका मतलब होता है कैटल। अब आप समझिए कि ये कैटल अचानक से कहाँ पे आ गया ना। जस्ट अ मोमेंट, वेट करिए। या ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोइट होते थे ना, वो अपने आप को शेफर्ड सोचते थे कि वो तो कैटल को चराने वाले हैं, ठीक है, वो चराहा है, और वो अपने दोस्त को भी शेफर्ड समझते थे। यानी अगर मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर, अगर आप दोस्त हो या कोई भी हो, आप मेरे व्यूअर जो भी हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, और हम लोग क्या है, कैटल हम लोग चराते हैं। समझ में? जैसे कोई गाय चराता है, कोई भैंस चराता है, कोई बकरी चराता है, हम कैटल चरा रहे हैं, ओके। और तो आप क्या कर रहे हो, आप कैटल चलाने वाले हो, आप आप चराहा हो, आप चराते हो पशु वगैरह, और आपका दोस्त जो सेम था, जो वो भी वही सेम काम करता था, उसकी डेथ हो गई है, और आप एक शेफर्ड के कंटेक्स्ट में अपने आप को शेफर्ड मान के उस शेफर्ड जो आपका फ्रेंड था उसके बारे में जब लिखते हैं। कन्फ्यूजन हो रही है क्या? रुकिए मैं फिर से समझाती हूँ। बेसिकली आप जो है वो पशु चराने वाले हो, सामने वाला आपका दोस्त आप इमेजिन करते हो, जैसे किसी भी डेथ को आप जब लिखोगे तो उसमें जिसकी डेथ हुई रहेगी उसको भी आप शेफर्ड ही मान के चलोगे कि वो भी पशु चराने वाला ही है, और आप उसकी डेथ के बारे में जब लिख रहे हो तो वो पेस्टोरल एलिजी कहलाती है। समझ में आया?
आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे ना बहुत ही ब्यूटीफुली नेचर का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है पेस्टोरल एलजी में। एग्जाम्पल दूँ, जैसे हम लोग बारिश को देखो, बारिश को बहुत अलग अलग कंटेक्स्ट में लिया जाता है ना। बारिश को कुछ लोग कंटेक्स्ट लेते हैं वेरी हैप्पी, कुछ लोग के लिए बारिश अच्छी नहीं होती, कुछ लोग के लिए अच्छी होती है। जो महलों में रह रहे हैं उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है, वो बहुत खुशी से एंजॉय करते हैं। कुछ लोग के लिए बारिश बहुत दर्दनाक और ख़राब साबित होती है, जिनके घर नहीं है, जो पतरी पुरवा में रह रहे हैं, अपने छोटे से हट को बना के रह रहे हैं, कैसे कैसे बस जीविका चला रहे हैं। जब वहाँ बारिश होती है तो उन लोग के लिए उनका छत ही चला जाता है ऐसा। और देखते बारिश होती है तो कितनी गजब की होती है। तो हम लोग अपने घर में हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा होता है, हम लोग स्टेटस लगा रहे होते हैं कि आज मौसम है बड़ा सुहाना, ये वो करके। लेकिन जिसका सर से छत ही उठ जाएगी ना, उसके लिए बारिश अच्छी नहीं होगी कभी भी। वो नहीं चाहेगा कि बारिश हो। किसान मनाएगा कि भगवान जी बारिश हो जाए, तो उसके लिए बारिश अच्छी है। लेकिन वही बेमौसम बरसात हो तो किसान के सर पे तो भाई सरदर्दी हो जाएगा कि हे भगवान क्या ही कर रहे हो आप। समझ में आया? तो ये है। और कुछ लोग होते हैं वो बारिश को अलग ही वे में ले लेते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो वो बारिश को डिस्क्रिप्शन करते हैं। और ये ध्यान लीजिए, पोइट्री में जब भी ऐसा जैसे क्लाइमेट दिखाया जाता है ना, दुखी सैड, तो बारिश होती है। हम बहुत दुखी हैं तो फिर बारिश हो रही है। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना बढ़िया लगेगा, मुझे पता है ये उल्टी सीधी लाइन है, बट मैंने एक देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि कल मैंने अपनी कहानी जो है सुना दी बादलों को, और आज ये रो रहा है, यानी वो बरस रहा है बादल। तो वो उसको किस तरीके से कंटेक्स्ट में लिया, वो उसके कंटेक्स्ट में लिया कि वो भी रो रहा है मेरे साथ, मेरा दुख सुन के रो रहा है। तो वही है कि जो राइटर्स होते हैं वो बारिश को बहुत ही पेनफुल, दर्दनाक तरीके से लेते हैं। जब वो दुखी होते हैं उस तरीके से डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी यही सेम डिस्क्रिप्शन होता है कि इन्वायरमेंट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो घने बादल छा गए, अंधेरा अंधेरा हो गया, हर तरफ अंधेरा अंधेरा, घनी काली रातें, बिन मौसम बरसातें। ठीक है, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही बना दिया। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट दिखा रहा है कि किसी भी पंछियों की चिरपिंग की आवाज़ नहीं आ रही है, वो भी इतने दुखी हैं। पेड़ पौधे भी, हवा नहीं चल रही है, वो भी बहुत क्लाइमेट दिखाता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। जब ऑथर वो दिखाने लगे सैडनेस, सॉरो, पेन, इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जहाँ होगा वो पेस्टोरल एलजी कहाएगी। समझ में आया? यहाँ पे शेफर्ड की तरह डिस्कस होगा और इन्वायरमेंट को उस तरीके से, नेचुरल इन्वायरमेंट को ऐसा बनाते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट रो रहा है, वो बहुत दुखी है, सेम कंटेक्स्ट में। ठीक है, लेकिन पेस्टोरल एलजी में क्या है, ये भी तीनों स्टेप्स फॉलो करता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, तीनों स्टेप वो फॉलो करता है और ये बहुत ही लंबी लंबी होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, लिसिडास जो है जॉन मिल्टन की है, ये एलजी है। समझ में आया? मैथ्यू आर्नोल्ड की थर्सिस है, ये भी एलजी है और बहुत लेंदी है। आप बोलोगे 2-3 बुक्स में चली गई हैं, मुझे लगता है मोर देन दैट। समझ में आया? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब ये तो वीडियो हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। जय श्री राम। बाय बाय गाइज़।